एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने होम डिलीवरी और प्रशासनिक शुल्क बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि वितरकों को उचित सेवा शुल्क और सम्मान दिलाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया है। पहले चरण में सभी वितरक काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। दूसरे चरण में 29 अक्टूबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जबकि तीसरे चरण में 6 नवंबर को नो मनी नो इंडेंट आंदोलन किया जाएगा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी। जबलपुर के वितरक भी इस आंदोलन में शामिल हैं। साथियों नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन आई द्वारा अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर जो हमारा आंदोलन होने जा रहा है देशव्यापी, उसके संबंध में जानकारी देने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया गया है। आप सभी का स्वागत है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसी सेवा है जो लोगों के घरों तक हम सिलेंडर पहुंचाने का काम करते हैं और वर्तमान महंगाई के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को उसको प्रभार नहीं मिलता है। आज भी जो होम डिलीवरी का प्रभार है वो मात्र 35 रुपये 10 पैसे है, जबकि होम डिलीवरी का खर्चा 60 रुपये के आसपास आता है। और आप इंश्योरेंस की बात देख लीजिए कि इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना बढ़ गया। एक्सप्लोजिव की फीस जो पर ईयर 500 रुपये थी वो 8,000 रुपये केजी हो चुकी है। और एक बार रिन्यूअल में 50 से 60 हज़ार 3 साल 4 साल 5 साल का जो रिन्यूअल करवाता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसको वहन करना होता है। कोई भी वाहन थर्ड पार्टी का भी इंश्योरेंस छोटी गाड़ी का 20-25 हज़ार रुपये से कम में नहीं होता है। मिनिमम वेज जो हम अपने डिलीवरी मैन को देते हैं जिससे उनका गुजारा हो सके, और जो हमें कमीशन प्राप्त होता है उसमें इतना असमानता है कि हम अपने कर्मचारी और खुद का भी जीवन यापन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और हमारी एक डिनोवा स्टडी बनी थी अहमदाबाद IIM की, जिसकी रिकमेंडेशन आज से 3 साल पहले आई थी, और उसके अनुसार भारत सरकार को डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन कम से कम 3 साल पहले 120 रुपये किया जाना चाहिए था, और वो मूल्य सूचांक के आधार पर हर साल उसकी समीक्षा होनी थी, जो आज लगभग 150 रुपये होना चाहिए। और उसी के अनुपात में हम 75 रुपये कमीशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। और सरकार को हमारा आप सभी को पता है 19 अप्रैल 2025 को भोपाल समन्वय भवन में हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, और उसमें जो मांग पत्र पारित हुआ था उस मांग पत्र को हमने भारत सरकार को भेजा था और उनको 3 महीने का समय दिया था। लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और वितरक को बधुआ मजदूर की तरह काम लिया जा रहा है, और उनको सम्मानपूर्वक इतना भी पैसा नहीं दिया जा रहा है कि वो जी सके। तो इसी को लेकर के हमारा जो आंदोलन का पहला चरण होगा दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को सभी वितरक और उनके कर्मचारी काली पट्टी बांध करके और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद हमारा जो द्वितीय चरण होगा वो 29 अक्टूबर 2025 को शाम 7 बजे से सभी वितरक अपने जिला मुख्यालय पर मोमबत्ती और मशाल जुलूस निकाल कर प्रदर्शन करेंगे। भोपाल के हमारे सभी वितरक रोशनपुरा से रंगमहल चौराहा होते हुए जो टीटी नगर थाना है घूम करके और आकर के रोशनपुरा में अपनी इस मशाल जुलूस को समाप्त करेंगे। इसके बाद हमारा जो तृतीय चरण होगा वो 6 नवंबर 2025 गुरुवार को नो मनी नो इंडेंट, अर्थात हमारा कोई भी वितरक उस दिनांक को ना तो अपने लोड अकाउंट में पैसा जमा करेगा और ना ही वह उस दिन कोई इंडेंट करेगा। तो ये हमारी रणनीति है। और इसके बाद भी भारत सरकार जागृत नहीं हुई, हमारे वितरक का कमीशन में वृद्धि नहीं की, तो हम लोग दिल्ली में प्रदर्शन और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पूरे देश भर का अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए विवश होगा। उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसलिए हमने चरणबद्ध तरीके से एक प्रोग्राम जारी किया है और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वो हमारी जो वाजिब चीजें हैं वो उसके अनुसार हमें कमीशन दें। आप सभी को पता है कि 2020-21 में कोविड था, हमारे कई साथी उनके डिलीवरी मैन इस कोविड दौरान उनकी कोविड के कारण जान चली गई, लेकिन भारत सरकार ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, मान्यता प्रदान नहीं की और उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी। कोविड के कारण 2 साल तक हमारा कमीशन में वृद्धि नहीं की गई, और उसके बाद जब कमीशन में वृद्धि की गई तो बहुत मामूली है। 2023 के बाद हमारा प्रकरण पेंडिंग है वितरक के कमीशन का, लेकिन उसके कमीशन पर भारत सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, और अनिर्णय की स्थिति के कारण ही देश भर का वितरक आंदोलन के लिए अग्रसर है। और इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी
भारत सरकार की होगी। उपभोक्ताओं को जो भी कठिनाई होगी उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी और हम सभी वितरक बेहतर सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले हमें पर्याप्त प्रतिफल नहीं मिलना हमारी सेवा को बाधित करता है। इसलिए हम पुनः भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि जो हमारी एक सूत्री मांग गई है कमीशन की वृद्धि की, सरकार त्वरित गति से उस पर निर्णय लेकर 75 रुपए हमारा जो कमीशन की मांग है उसको स्वीकार करे। धन्यवाद। गोरा बाजार के तिलहरी में स्थित महाराष्ट्र बैंक के एटीएम को बम से उड़ाने की कोशिश की गई, जहां एटीएम में अज्ञात बदमाशों ने बम लगाया और फोड़ दिया, जिसके बाद तेज धमाका हुआ। वही बदमाश मौके से भाग गए। जहां अलार्म बजने के बाद बैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल इसकी सूचना गोरा बाजार पुलिस को दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर उसमें बम फोड़ा है, जहां बैंक मैनेजर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच करवाई जा रही है। थाना गोरा बाजार के तिलहरी क्षेत्र में महाराष्ट्र बैंक का वो एटीएम था, उनके मैनेजर ने ये सूचना थाने में दी। मौके पर अभी पुलिस बल पहुंचा है, थाना प्रभारी भी वहां पहुंच रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सुतली मार बम अंदर फोड़ा गया है और कुछ तोड़फोड़ हुई है। प्रकरण को संज्ञान में ले लिया गया है, इसमें जांच की जा रही है और जिन लोगों ने ये घटना की है जल्द ही इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें लगातार अभी पिछले महीने ही बैंक मैनेजरों की मीटिंग ली गई थी और उसमें स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि जो भी आपके एकांत में एटीएम है उनमें सभी में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। अपने हेड क्वार्टर को ये लिखें भी, और जब तक नहीं हो पाता तो उसमें जो भी तत्कालिक सुरक्षा की व्यवस्था है इस हेतु उनको बताया गया था, सीसीटीवी लगाने हेतु बताया गया था। अगर इसमें ऐसी कोई लापरवाही पाई गई तो संबंधित बैंक मैनेजर से भी इसमें जवाब तलब किया जाएगा। जबलपुर के महाराजपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ई अटेंडेंस को लेकर विवाद सामने आया है। शिक्षिका ज्योति पांडे को ई अटेंडेंस न लगाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें सरकारी मोबाइल नहीं दिया गया है। निजी मोबाइल से अटेंडेंस लगाने पर डेटा सुरक्षा और साइबर क्षति की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने शासन को निजता और सुरक्षा की लिखित गारंटी मांगी है। ज्योति पांडे के इस जवाब से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला चर्चा में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षक संघ ने भी प्रतिक्रिया दी है। हाँ, मैंने भी देखा है, मीडिया के माध्यम से एक शिक्षिका के द्वारा अपने प्राचार्य को दिया गया पत्र वायरल हो रहा है और इसका प्रकरण मेरे सामने अभी आया नहीं है। मैंने प्राचार्य जी को सूचना कराई है कि प्रकरण मेरे सामने लाएं, क्या है ये सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी शिक्षिका ने अपने प्राचार्य को उत्तर दिया है तो प्राचार्य को सीधे देना चाहिए था। उसको इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में चलाना, मुझे लग रहा है कि ये शासकीय मर्यादाओं के अंतर्गत नहीं है। अगर कोई परेशानी किसी शिक्षक को है तो वो अपने अधिकारी को, अपने प्राचार्य को बता सकता है, उसका परीक्षण भी हो सकता है। हमारे शिक्षक ऐप शिक्षक उपस्थिति के लिए शासन के द्वारा चलाया जा रहा है और हमें निर्देशित भी किया गया है और हमने भी शिक्षकों से कहा है कि इस पर अपनी उपस्थिति दें। इस ऐप के उपयोग से हमारे स्कूलों में नियमित उपस्थिति होगी और अवकाश लेखा भी शिक्षकों का अच्छे तरीके से तैयार होगा और शिक्षकों को अगर कोई अपनी समस्या है तो उस ऐप के माध्यम से वो उस पर दर्ज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न सुविधाएं उस ऐप में दी गई हैं। उस ऐप से कोई मतलब विपरीत स्थिति आ रही है, ऐसे कोई प्रामाणिक तथ्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। अगर किसी शिक्षक को ऐसे प्रामाणिक तथ्य के साथ कोई बात है कि भाई इससे कोई उसकी जानकारी गई है या कोई ऐसा जो उस पत्र में लिखा है, तो प्रॉपर साइबर सेल में दे सकता है, उसकी परीक्षण हो सकता है, हम लोगों को बता सकता है। पर किसी प्रामाणिक तथ्य के साथ या प्रमाणों के साथ ऐसे कोई आवेदन अभी तक किसी भी सरकारी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है और जब तक ऐसा नहीं है तब तक इस प्रकार का प्रचार करना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ज्योति पांडे जी ने जो मुद्दा उठाया है कि ई अटेंडेंस लगाने में उनका डेटा लीक हो रहा है या उनका वो अपना मोबाइल क्यों उपयोग करें, निश्चित रूप से जिस दिन से मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा विभाग ने ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू की है और आए दिन ऐसे समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया में लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जिस दिन से शिक्षकों ने ई अटेंडेंस लगाना शुरू किया तो उनके खातों से पैसे डिलीट हो गए या उन्हें ऐसे अनावश्यक कॉल आ रहे हैं और इसकी शिकायतें वो लोग अपने सारे संकुलों में हो या मध्य प्रदेश सरकार हो या सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार विभाग को उन्होंने सूचित किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहेंगे हमारा कि
स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। अगर शिक्षकों के मन में ऐसी शंकाएं हैं कि डेटा लीक हो रहा है या उसको बनाने वाली कंपनी कोई पाकिस्तान की है या अन्य जगह की है या कहीं पर किसी का खाता लीक हो रहा, तो विभाग को चाहिए कि एक ऐसा पत्र जारी करे, ऐसा विभाग सरकार शिक्षकों को आश्वस्त करे कि ऐसी घटना, ऐसी कोई उनका डाटा लीक नहीं होगा, ऐसा सुनिश्चित करने वाला एक पत्र निश्चित रूप से लोक शिक्षण संचालनालय को, स्कूल शिक्षा विभाग को और मध्य प्रदेश की सरकार को जारी करना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अभी हमारे संघ ने, राज्य शिक्षक संघ ने प्रातः से ही जैसे ही शुरू हुआ था ये मामला, लोक शिक्षण संचालनालय को इन शिकायतों के विषय में भी अवगत कराया, लेकिन आज तक दिनांक तक बल्कि एक पत्र लोक शिक्षण संचालनालय के सहायक संचालक ने जारी किया है अभी, जिसमें कहा गया कि साइबर से जुड़ा प्रकरण है, आप साइबर में जाके शिकायत करिए। ये एक गैर जिम्मेदाराना उत्तर था जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिया गया है। इससे ये भी पुष्टि होती है कि ऐसी शिकायतें उन तक भी गई हैं, लेकिन वो उनका व्यवहार गैर जिम्मेदार है। और ऐसी अवस्था में अगर न केवल ये पांडे मैडम जो जबलपुर की, इनके अलावा और भी शिक्षक अगर इस तरह का कृत्य करते हैं तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी हम उन शिक्षकों को दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग माननीय न्यायालय भी गए हैं और अभी न्यायालय में भी सुनवाई जारी है, जिसमें न्यायालय ने भी मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है कि बताइए कैसे व्यवहारिक है, अव्यवहारिकता इसकी जो है वो शिक्षकों ने रखा है कि कहीं टावर नहीं मिलता है, कहीं उनका मोबाइल आज बैटरी ख़त्म हो गई है, किसी के यहाँ लाइट नहीं है, ग्रामीण अंचल हैं। ऐसी दशा में अगर ये अटेंडेंस के बेस पे ही तनख्वाह निकलेगी, वेतन निकलेगा, तो निश्चित रूप से शिक्षकों के मन में ये अटेंडेंस को लेकर जो भय का वातावरण है वो निश्चित रूप से बन रहा है और इसके निराकरण के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए। और मैं पूरे समूचे शिक्षक संवर्ग की ओर से एक बार फिर से स्कूल शिक्षा विभाग से और मध्य प्रदेश की सरकार से निवेदन करूंगा कि जब सरकार स्वयं मान रही है कि इस समय शिक्षक बहुत अच्छा शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लगातार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि विगत 2 वर्षों से मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं का रिजल्ट शासकीय विद्यालयों का निजी विद्यालयों की तुलना में बेहतर आ रहा है। जब बेहतर कार्य हो रहा है, सब हो रहा है, तो अकेले शिक्षक को ये अटेंडेंस के लिए बाध्य करना, जब अच्छा सब चल रहा है, ऊपर से केवल शिक्षा विभाग के लिए ही ये अटेंडेंस लागू करना, ये सारी बातों पर अब समय आ गया है कि मध्य प्रदेश सरकार को अब गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, स्कूल शिक्षा विभाग को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार त्यागना चाहिए। और जो प्रश्न ज्योति पांडे मैडम ने उठाया है, जो प्रश्न मध्य प्रदेश के शिक्षक उठा रहे हैं, जो बात सभी विभागों को लागू हो रही है, ऐसा सारे शिक्षक कह रहे हैं, इन सारी बातों के आप विभाग के मुखिया हैं, आप इन प्रश्नों से मुंह मोड़कर और एक ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोपने की जो ये विभागीय नीति है, इसमें एक बार आपको पुनः चिंतन अवश्य करना चाहिए। जबलपुर में ओमती थाने के सामने बड़ी ओमती नाले के ऊपर बनी झोपड़ी में दोपहर आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक झोपड़ी में आग वहां रहने वाले युवक की पत्नी ने लगाई थी। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल एमपी पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। और कितना अभी तक प्रयास किया गया? भैया अभी तो 2:35 पर सूचना मिली कि फायर ब्रिगेड को कि यहाँ पे आग लग गई है, बहोरा बाग मतलब ओमती मस्जिद के जस्ट पीछे। तो तत्काल आके हम लोगों ने एक झुग्गी झोपड़ी में आग लगी हुई थी, उसको तत्काल आके प्रभाव से बुझाया और पूरी तरह बुझा दी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा काम बाकी है, तो हम लगे हुए हैं उसको हम बुझा के। कितनी गाड़ियाँ लगी इसमें? अभी लगभग तो हमारी 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। 2 गाड़ी से फिर भी 1 गाड़ी से काम हो जाएगा, लेकिन हमने 2 गाड़ी स्पॉट पे लगा दी, प्लस पीछे से टैंकर हमारा लगा हुआ है। इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बस जो भी आपकी किस चीज़ की था जहाँ पे आग लगी? ये झुग्गी झोपड़ी में है, किसी रहवासी है ये। तो समझ में नहीं आ रहा है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और किसी कारण बस भी हो सकता है। कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ लाइट वगैरह कुछ नहीं दिख रही है। उसके से हमको 3 मिनट लगा यहाँ पे आने में। कितनी देर लगी आग को काबू पाने में? आग को काबू पाने में 10 मिनट लग गया हमको। जगदीश सिंह हो। आग लगी और टपरा कैसे बना हुआ? ओमती थाने के सामने नाले के ऊपर कुछ तत्वों के द्वारा अवैध कब्जे किए गए हैं और किसी के द्वारा इसमें जानबूझकर आग लगाई गई है, ठीक है, जिसके कारण आगे बाजू में धर्मशाला लगा हुआ है,
इसके बाजू में सुधीर फार्मा वालों का अपना खुद का गोदाम वगैरह भी है। इस सब में आग लग सकती है, इसमें मतलब बहुत लंबा नुकसान हो सकता है। तो मेरा कहना है इसकी जांच कर, जिसने भी इसमें आग लगाई है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसमें कुछ अवैध लोग रहते हैं, शबनम नाम है। ये अवैध टपरे जो बने हुए हैं, इनके खिलाफ क्या होता है? इनके खिलाफ नगर निगम कई बार कार्रवाई हो चुकी, दिया जा चुका, लेकिन हर कोई कार्रवाई नहीं करता। अभी किसी प्रकार की जानो माल की कोई खतरा नहीं, कोई जान माल कोई खतरा नहीं, कोई कितने का नुकसान हुआ? क्या बोले 10-25 हज़ार रुपये। जबलपुर के छोटी ओमती भारतीपुर क्षेत्र में सरकारी सामुदायिक भवन नशे और जुए का अड्डा बन गया है। ब्योहार बाग निवासी वीरू चौधरी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर खुलासा किया है कि छोटू और अनिकेत सोनकर समेत कुछ लोगों ने भवन पर कब्जा कर लिया है। आरोप है कि यहां शराब, गांजा और स्मैक का कारोबार होता है और देर रात तक जुए के फड़ चलते हैं। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस पर संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। वीरू चौधरी और करीब 50-60 लोग जो सामुदायिक भवन भरतीपुर है उसकी घटना को लेकर यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ज्ञापन देने आए हैं। इनका कहना है कि वहाँ पर जो अवैध आवारा तत्व के लोग हैं वो लगातार वहाँ पर नशे की चीज़ें, स्मैक, चरस ये खरीदी बिक्री होती है और उसकी ये जांच चाहते हैं और जो लोग इसमें लिप्त है उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई चाहते हैं। हमने आश्वस्त किया है कि वहाँ पर एक फिक्स पिकेट लगाएंगे, CCTV की भी मांग है, उसकी भी हम पूर्ति करेंगे और इसमें जल्द ही जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको चिन्हित किया जाकर उनके खिलाफ कठोर वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिनके 5 से ज़्यादा अपराध होंगे उनके खिलाफ हम जिला बदर और NSA कार्रवाई भी इसमें प्रस्तावित करेंगे, ऐसा आश्वासन इनको हमने दिया है। बिगड़ती स्थिति, जबलपुर शहर एक नशीले पदार्थों का एक अड्डा हो गया है। जबलपुर शहर कल रात में भरतीपुर में कुछ अज्ञात लोगों ने, वहीं के कुछ असामाजिक तत्व हैं जो लगातार स्मैक का काम भी करते हैं, नशे की हालत में हमारे प्रिंस चौधरी के बेटे को बहुत बदतमीजी की, मारा, चीर पटका। उसके बाद सामुदायिक भवन में कम से कम 10-15 लोग लगातार वहां बैठ के स्मैक, शराब, दारू सब बेचते हैं। इस सिलसिले में आदरणीय एडिशनल SP साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें एक निवेदन आप लोगों से भी करेंगे कि जबलपुर शहर में स्मैक की मंडी बन गई है पूरे शहर के अंदर और जबलपुर की नई नस्लें बिगड़ रही हैं। कम से कम एडिशनल SP को, प्रशासन को, स्मैक बेचने वालों को एक बार NSA लग जाएगा तो NSA लगने से स्मैक बेचना बंद कर देंगे। इसलिए पुलिस के संरक्षक में होता है, पुलिस के सिपाही वगैरह आके पैसा लेते हैं, उनके वसूली करते हैं, जिससे उनके हौसले बढ़े हुए हैं। धन्यवाद। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में बाइक चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अज्ञात चोर खुलेआम अस्पताल परिसर से वाहनों की चोरी कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मरीजों के परिजन और कर्मचारी अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ताजे मामले में अस्पताल के वार्ड बॉय की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। गढ़ा थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही इन घटनाओं से पुलिस की पेट्रोलिंग और गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नागरिकों ने अस्पताल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। जबलपुर में नगर निगम परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सांसद आशीष दुबे ने किया। मेले में विभिन्न निजी और सरकारी संस्थानों ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। सांसद आशीष दुबे ने कहा कि इस तरह के मेले युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि हर योग्य युवा को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने भाग लिया और मौके पर ही कई कंपनियों ने इंटरव्यू लेकर चयन भी किया। भारत बनेगा तो उसमें आपकी भूमिका होनी चाहिए और होगी ही, क्योंकि जब आपके हाथ से आपकी क्षमता का पूरा उपयोग देश हित में होगा, आप अपनी योग्यता के साथ काम करेंगे, आप समर्पण के साथ करेंगे, आप देशभक्ति के जज्बे के साथ काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि संकल्प 2047 में पूरा होके रहेगा। आप सबका एक बार पुनः आप सबको शुभकामनाएं, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जबलपुर के गोरखपुर स्थित इंदिरा स्कूल की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। CCTV फुटेज के आधार पर पता चला है कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि 3 महीने पहले का पूर्व किराएदार निखिल सेठी था। स्कूल की डायरेक्टर लक्ष्मी शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अगर दफ्तर का ताला टूटा हुआ है और जेवरात व नकदी गायब है। पुलिस ने जांच में आरोपी की पहचान की और छत्तीसगढ़ में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। निखिल ने चोरी की बात स्वीकार करते हुए बताया कि उसने चोरी का माल अपनी नानी के घर से छिपा कर रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। थाना गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत 21/10/25 को एक चोरी हुई थी। फरियादी लक्ष्मी निवासी इंदिरा स्कूल हाथीपाला ने आकर थाना गोरखपुर में शिकायत दर्ज करी थी। उनके ऑफिस में, जो कि घर भी है उनका, वहाँ पर चोरी हुई है।
तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था। सीसीटीवी फुटेजेस और टेक्निकल एनालिसिस के तहत आरोपी निखिल को राउंड अप किया गया है। आरोपी निखिल कोटवारा जिला छत्तीसगढ़ का निवासी है। वहाँ से उसको राउंड अप करने के बाद चोरी में हुए कई मशरू का जब्त किया गया है, जिसमें नकदी 61,000 रुपये, सोना 30 तोला जिसके अंदर हार, चूड़ी, कंगन शामिल है, चांदी 715 ग्राम और एक मोबाइल जब्त किया गया है। थाना गोरखपुर की ये बहुत अच्छी कार्रवाई है, जिसमें 100% मशरू का थाना गोरखपुर टीम द्वारा जब्त किया गया है।